जीरो का सेट लगाएंगे। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, प्लेटफॉर्म का बुक जिसे कहते हैं। ये वॉल्यूम 2 आपको है। कक्षा 6 से 8, 8 से 10, इवन 1 to 5 के लिए भी जो इसका 70 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ये डिवाइड हुआ है। तो इसे आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का आपको फ़ायदा हो मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए ये मैं आपको बताऊंगा, और आपका जो है नॉलेज इससे बहुत ही बढ़िया होगा, जो एग्ज़ाम में आप आसानी से बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होगा टीआरई का, उसमें आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें आपको 52 सेट दिया हुआ है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र इत्यादि का सेट इसमें दिया हुआ है। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 150 होगी, जिसमें कि भाषा का प्रश्न जो होगा 30 होगा, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश में रहता है और बाकी क्वेश्चन हिंदी में रहता है। और समान अध्ययन के आपके 40 प्रश्न होंगे, जिसमें मैथ्स भी रहेंगे, साइंस भी रहेंगे, जीके जीएस भी रहेंगे। और भाग 3 होगा जिसमें सामाजिक विज्ञान होगा। जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके, जिसका हिस्ट्री पॉलिटी है, हिस्ट्री पॉलिटी देंगे, जिनका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है वो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी लेंगे। तो 2 पेपर इसमें चूज करना होगा, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा। ये परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होती है, कुल अंक 150 की होती है। तो हम लोग इसमें पहले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो सेट 1 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज पेपर होता है, जो कि इंग्लिश और हिंदी इसमें आपको कवर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वाज मतलब थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पूछा जा रहा है कि एक बड़ा सा वर्ड होता है, उसके लिए एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसके लिए एक छोटा सा वर्ड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फीलिंग या शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? एकदम थका हुआ, मतलब बहुत थका हुआ क्या हो रहा है? महसूस किया जा रहा है। तो अब कितना लंबा वर्ड है, फीलिंग या शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो लेकिन अब एक वर्ड में भी इस बात को अच्छे से बता सकते हैं, तो वो वर्ड कौन सा हो जाता है आपको? वो वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब ही है क्या? थका हुआ, थका होना, थका हुआ। इसका डोरी का मतलब क्या होता है? वेरी का थका हुआ। तो फीलिंग या शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो थका हुआ मतलब मैं थका हुआ क्या कर रहा हूँ? महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए बस वेरी अगर बोल दीजिएगा तो भी अगला समझ जाएगा कि थका हुआ है। जैसे अगर इसका दीजिएगा कि ड्रॉजी जो है, इसका मतलब होता है निर्दयालु। नर्वस का मतलब होता है कि घबराया हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लगाना है। अब देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनोम्स। एंटीनोम्स का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम। विलोम शब्द हिंदी में पढ़ते हैं ना, वही विलोम है। ऑफ द गिवन वर्ड डिले। डिले का विलोम क्या होता है? डिले मतलब क्या होता है? रुकावट होता है, देर करना होता है, ठीक है ना। तो देर करना, तो इसका क्या हो जाएगा? एडवांस। एक होता है एग्जाम, क्या है हम लोग क्या बोलते हैं कि टीआरई का एग्जाम क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर जनवरी में होना है एग्जाम, और अगर वो उसका फरवरी में एग्जाम होना है और जनवरी में हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? एडवांस में ही क्या हो गया? एग्जाम हो गया, ठीक है। तो एडवांस इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। डिले का मतलब लेट होना, आपका टीआरई एग्जाम क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। तो लेकिन एडवांस में हो जाएगा एग्जाम, तो क्या बोलिएगा? एडवांस पहले ही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। होल्ड करने का क्या मतलब हो जाता है? रोकना। होल्ड का मतलब रोकना हो गया। पोस्टपोन। पोस्टपोन का क्या मतलब हो जाता है? ये टालना। पोस्टपोन का मतलब टालना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। अब देखिए, ये एक पैसेज दिया हुआ रहता है, ठीक है। पैसेज पढ़ना है और खाली स्थान को इसमें आपको भरना है, ठीक है। लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव गिवन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, मतलब प्रत्येक खाली स्थान के लिए आपको सही वर्ड क्या करना, चूज करना। अब देखिए कह रहा है, देखिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। दिल्ली रिकॉर्डेड ए स्पेल ऑफ लाइट रेन, मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया क्या, स्पेल ऑफ लाइट, एक मतलब एक दरमियान में हल्की बारिश को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। कब, तो फ्राइडे इवनिंग को, मतलब शुक्रवार को दिल्ली में हल्की बारिश हुई। तो यहां पे ये मतलब हो गया। अब पहले हम लोग पूरा हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद उसका खाली स्थान भरेंगे। विथ ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड, ह्यूमिडिटी लेवल का क्या मतलब होता है, आर्द्रता, रिमेनिंग मतलब बना रहा, हायर साइड मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, अधिक बना रहा। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट डैश डे, मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो क्या हुआ, हायर बना रहा, अधिक बना रहा। थ्रू आउट द, पूरा दिन जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है क्या रहा, ज्यादा बना रहा। तो पहला में क्या कहा कि दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया हल्की बारिश, और साथ ही ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो अधिक बना रहा पूरा दिन, ठीक है, यहां तक हो गया। द IMD क्या, IMD जो होता है वो मौसम का फोरकास्ट करता है, पूर्वानुमान आपको बताता है। द IMD हैज फोरकास्ट मॉडरेट रेन ऑन सैटरडे, IMD जो है पूर्वानुमान कर रहा है कि हल्की बारिश सैटरडे को भी होगी, ठीक है। बट सम एरिया, लेकिन कुछ जगहों पे, टू गेट हैवी रेन, कुछ जगहों पे क्या होगी, भारी बारिश होगी। हैवी रेन का मतलब भारी बारिश होगी। An official also said that next 7 days are to see good rain, ठीक है। तो कह रहा है कि एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि अगले 7 दिनों में अच्छी बारिश होने की क्या है, संभावना है। एन ऑफिशियल मतलब एक अधिकारी ने, आल्सो सेड कहा है, दैट द नेक्स्ट 7 ले, अगले 7 दिनों तक, टू सी गुड रेन, एक अच्छी बारिश होगी। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन एडवाइज्ड टू रिमेन प्रिपेयर फॉर वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन एडवाइज, उसे एडवाइस किया गया है कि आप प्रिपेयर रहे किसके लिए, वाटर लॉगिंग के लिए। वाटर लॉगिंग का क्या, वाटर लॉगिंग एरिया इन द सिटी, वाटर लॉगिंग जैसे पानी का जल भराव नहीं हो जाता है, उसके लिए कहा गया है कि आप प्रिपेयर रखें, तैयारी करें, नहीं तो पानी क्या हो सकता है, भर सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि दिल्ली में क्या है कि बारिश हुई फ्राइडे को, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, साथ में क्या, ह्यूमिडिटी लेवल अपर साइड में रहा, थ्रू आउट द, पूरा दिन ह्यूमिडिटी आर्द्रता बनी रही। IMD ने फोरकास्ट किया है कि सैटरडे को भी मॉडरेट बारिश होगी, मतलब साधारण बारिश होगी, लेकिन कुछ एरिया में, लेकिन सब एरिया में क्या होगी, हैवी रेन होगी। एक ऑफिशियल ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन एडवाइज्ड टू रिमेन प्रिपेयर फॉर वाटर लॉगिंग, उन्हें मतलब जलभराव की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। एरिया इन द सिटी, ठीक है, ये है। अब हम लोग को खाली स्थान भरना। देखिए कह रहा है कि एक नंबर जो है, यहाँ पे एक नंबर है, इसमें कौन सा वर्ड आएगा। देखिए कह रहा है पहला ये है खाली स्थान, हम लोग दिल्ली रिकॉर्डेड ए स्पेल ऑफ लाइट रेन डैश फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी। अब देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको कि अगर कोई दिन का नाम आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले आपको ऑन लगाना है। जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे के पहले, ये फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के पहले आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना रहता है। देखिए यहाँ पे सैटरडे है ना, सैटरडे के पहले क्या लगा, ऑन लगा हुआ, तो उसी तरह फ्राइडे के पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, ऑन लगाना पड़ता है। तो किसी दिन के नाम के पहले हम लोग को ऑन लगाना पड़ता है। अब देखिए वाक्य पूरा हो गया। दिल्ली रिकॉर्डेड ए स्पेल ऑफ लाइट रेन ऑन फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट। अब देखिए दूसरा नंबर पे 2 दिया हुआ है, थ्रू आउट। अब देखिए सिलेक्ट, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है क्या होगा, तो एनी होगा, द होगा, एवरी होगा। देखिए थ्रू आउट एवरी डे ऐसा तो है नहीं, तो एक दिन का बात किया जा रहा है, तो एवरी डे तो खत्म हो गया। जैसे यहाँ मैं आपको एक काम करता हूँ, छोटा करके ही दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ एनी डे, थ्रू आउट एनी डे कैसे हो सकता है, एक दिन का, फ्राइडे का बात किया जा रहा है ना, तो एनी तो ऐसे ही गलत हो गया। आपको एवरी डे, प्रत्येक
का बात तो नहीं किया रहा है, ऑन द फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग का बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, आर्टिकल्स लगेगा, द लगेगा। काहे कि ये फ्राइडे फिक्स है, अगर फिक्स फ्राइडे हो गया तो पार्टिकुलराइज किया जा रहा है कि फ्राइडे का इवनिंग। तो अगर इस तरह का पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो आपको कौन सा आर्टिकल लगता है, डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल्स यहाँ क्या है आपको, द क्या है आपको, डिफिनिट आर्टिकल्स है। तीसरे नंबर पे आते हैं, द IMD हैज फोरकास्ट मॉडरेट रेन ऑन फ्राइडे। यहाँ देखिए पहले इसी से हम लोग पकड़ लिए थे पहला का फ्राइडे, बट सम एरिया टू गेट हैवी रेन, बट सम एरिया, तीसरा नंबर में खाली स्थान 3 दिया, टू गेट हैवी रेन। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 3 एक्सपेक्टेड, हैज एक्सपेक्टेड, आर एक्सपेक्टेड, क्या होगा। देखिए अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ आर लिखा हुआ है, अगर आर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर, देखिए यहाँ पे है हैज एक्सपेक्टेड, आर एक्सपेक्टेड, क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, आर एक्सपेक्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स 3 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ऑन सैटरडे क्या हो जाएगा, बट सम एरिया आर, आर होगा क्या, एरियाज है ना। यहाँ एरियाज का बात एक से अधिक जगहों पे, तो एक से अधिक प्लूरल, आर प्लूरल हो जाता है, आर एक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आर एक्सपेक्टेड टू सी गुड, आर एक्सपेक्टेड टू हैवी रेन। एन ऑफिशियल आल्सो सेड द नेक्स्ट 7 डे आर टू सी गुड रेन, मतलब एक ऑफिशियल कह रहा है कि आप अगले 7 दिनों में अच्छी वर्षा देखेंगे, अच्छी वर्षा देखेंगे। तो 4 नंबर पे देखिए क्या सा ऑप्शन दिया हुआ है, कितना नंबर है, यहाँ 4 है, अच्छा यहाँ का 4, तो यहाँ का 1 2 3, ये 7 नंबर देना चाहिए था, यहाँ का 4, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाइकलीहुड, लाइक्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइकली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा भी लगेगा, द नेक्स्ट 7 डे आर लाइकली टू गुड रेन, लाइकली टू गुड रेन, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन एडवाइज्ड टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लॉगिंग, जल जमाव कहाँ होता है, जहाँ गड्ढा रहता है, ठीक है, जहाँ का एरिया नीचे रहता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जल जमाव होता है। एरिया इन द सिटी, तो जल जमाव, वाटर लॉगिंग कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लॉ लेइंग एरिया में, जहाँ वो एरिया जो नीचे की तरफ हो, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है, जल जमाव हो सकता है। जो ऊंचाई पे होगा वहाँ तो नहीं होगा, जो नीचे होगा वहाँ क्या हो सकता है, जल जमाव हो सकता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी तरह से अब हिंदी का यहाँ से 8, यहाँ कितना दिया, 8 क्वेश्चन तक आपको इंग्लिश रहा और 9 से स्टार्ट हो रहा है हिंदी आपका। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पत्रक में अंकित कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने से रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। देखिए एक चीज देख रहे हैं, हर जगह भाषा का बात किया जा रहा है, भाषा, ठीक है। राष्ट्रीयता का विकास भी भाषा से होगा, भाषा मानव को एक दूसरे से मिलने में मदद करेगा, भाषा जो है मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। सारा भाषा बता रहा है। मनुष्य के विभिन्न समुदाय के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्ति आप व्यक्त कर सकते हैं। संगीत साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित होती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा परम आवश्यक है। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा परम आवश्यक है। अब देखिए भाषा का ही सब कुछ यहाँ बताया कि भाषा से क्या क्या होता है, समझ गए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। हम तो एक चीज
जैसे शीर्षक का पूछा, हम समझ गए कि यहाँ भाषा वर्ड होना चाहिए उस शीर्षक में, ठीक है, क्योंकि सारा भाषा का ही बात किया गया है। भाषा से राष्ट्रीयता बनती है, भाषा से हम लोग भाईचारा बना सकते हैं, भाषा से संगीत हो सकता है, लेकिन सारा में क्या है, भाषा ही है। राष्ट्रीयता और मनुष्य नहीं, राष्ट्रीयता भाषा से बनती है, ठीक है। मनुष्य, संगीत का भी बात किया, अभिव्यक्ति का साधन, ठीक है, अभिव्यक्ति का साधन भाषा है, लेकिन राष्ट्रीयता का भी तो, राष्ट्रीयता के लिए भी तो भाषा का जरूरत है। तो सिर्फ इसको कैसे मान सकते हैं? देखिए भाषा का महत्व है ना, ये कंप्लीट हो गया। मानवता के लिए भाषा, राष्ट्रीयता के लिए भाषा, संगीत के लिए भाषा, अभिव्यक्ति के लिए भाषा, तो भाषा का महत्व ये बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्त करना, है ना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्त करना, प्रकट करना। क्या हो जाएगा? व्यक्त करना। अभिव्यक्ति आपके मन में जो है ना, वो आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? आपके मन में जो है उसे आप क्या किए? प्रकट किए। प्रकट का विलोम शब्द क्या है? तो प्रकट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रकट मतलब सामने लाना, और गुप्त मतलब क्या हो जाना? छिपा लेना। गुप्त का मतलब छिपा लेना। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का पर्यायवाचिक शब्द नहीं है। इला किसका पर्यायवाचिक शब्द है? धरती का, धरती का। तो आंसर तो यही हो जाएगा। ऐसे तरंगनी, तटनी, ये सब क्या है? आपको नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए गद्यांश का आशय क्या है? भारत की समानता मनुष्यों, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। बात तो सही है, लाती ही है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है। नहीं, अगर भाषा हो तो राष्ट्रीयता का क्या हो जाता है? विकास होता है। जैसे हम लोग विदेश गए, अब विदेश में क्या हो गया कि हिंदी हिंदी सब बोलने लगा, तो सबको क्या हो गया? भारत से प्रेम हो गया। या तमिल तेलुगु वाले अगर एक साथ बात करने लगे तो अरे अरे ये तो अपने हैं। तो वहाँ क्या हो गया कि अमेरिका में भी रह के आपको क्या कि भारतीयता का भावना पोत हुआ। क्यों? भाषा के कारण, क्योंकि वो भाषा आपका क्या हुआ? मिल गया। तो भाषा, राष्ट्रीयता भाषा का विकास नहीं, भाषा के कारण राष्ट्रीयता का विकास होता है। तो ये आपको गलत है। साहित्य और संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। साहित्य और संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये तो नहीं लग रहा है उपयुक्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की समानता मनुष्यों को क्या करती है? निकट लाती है। सिर्फ ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर पे आते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? जैसे क्या, देखिए क लिखते हैं, क में क्या है? क में अ जो है ऑलरेडी आ जाता है। ख है, ख तो व्यंजन है, लेकिन क्या ख जब बोलते हैं तो अ बोल ही देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? हलंत लगाते। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते, हलंत लगाते। भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? तो भूतकाल कहते तो भविष्य काल है, और अनागत काल भी कहते हैं। भूतकाल का विलोम शब्द अनागत, भविष्य काल को अनागत काल भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या है कि भविष्य काल भी भूतकाल का विलोम है, अनागत काल भी भूतकाल का क्या है? विलोम है। अतः शब्द में उपसर्ग बताइए। था लगाना होता है, कहीं है अरे हम तो था लगा देंगे, निश्चित है था लग जाएगा, लेकिन अ लगा दीजिएगा। अ लगा दीजिएगा। अतः क्या है कि जैसे कि था पानी में जाते, जैसे कि आप छठ करने जाते हैं तो छठ करने पोखर में जाते हैं तो डंडा लेके जाते हैं और था लगाते हैं, पानी कितना तक है। ठीक है, अगर क्या है कि अगर गंगा नदी में जाइएगा तो गंगा नदी में क्या है, आप था है, थोड़ा दूर तक था लगेगा, उसके बाद आपका डंडा जो होगा वो पानी में कहीं उसको जमीन नहीं मिलने लगा। तो क्या बोलिएगा? अतः पानी है। ठीक है, तो अ था, अ लग गया। नील गाय, पद में समास। समास जो होता है ये वो तो हिंदी में हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस तरह से। इस नील गाय को कैसे बोल सकते हैं? नील है, नीला, नीला है जो गाय, उसी को नील गाय कहेंगे। नीला है जो अगर कहीं पे आ जाए है जो, तो उसको क्या मारिएगा? कर्मधारय समास मारिएगा। नीला है जो आ गया तो कर्मधारय। देखिए अब क्या है, तो नीला क्या है? विशेषण है। ठीक है, एक गाय जो नीला है। ठीक है, तो नीला क्या होगा? विशेषण। तो गाय क्या होगा? विशेष। विशेषण और विशेष भी रहे तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे है जो देखिए फटाक मारती है क्या? कर्मधारय समास। द्विगु समास में क्या होता है? क्या कहते हैं? अगर अंक आ जाए, चौराहा जिसका 4 गो राह, ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। अब बहुब्री समास क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसका अपना छोड़ के कुछ और अर्थ हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्री समास कहते हैं। 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाथ को जेब में रखो, ठीक ही लग रहा है। मैंने कहीं नहीं जाना, ऐसा कौन बात बोलता है। आप ऐसे बोलिएगा कि मैंने कहीं नहीं जाना, ये मैंने जो है क्या है, ये आपको सर्वनाम है। मैंने की जगह अगर मुझे डाल दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाक्य आपको अशुद्ध हो गया। तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी सही है, ऐसे हम लोग बोलते भी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। मैंने कहीं जाना नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना होगा। सर्वनाम का ही क्या है, गलती है। अनुपात शब्द का उपसर्ग क्या है, अनु। अनुपात में क्या लग गया, अनु, तो अनु क्या हो गया, उपसर्ग है, अनुपात। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। देखिए, अब देखिए, करवाहट है ना, करवाहट क्या है आपको, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो करवाहट जो है आपको, करवाहट जो है आपको, करवाहट होती है, ती है। करवाहट का अगर वाक्य बनाइएगा तो करवाहट होती है, तो करवा होती है, ती है, तो क्या लग गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये आपको करवाहट क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब चाय है, चाय पी जाती है, तो पी जाती है स्त्रीलिंग बन गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बचपन, बचपन बीत गया, पुल्लिंग है ना, बचपन क्या हो गया, बीत गया, तो आंसर क्या, पुल्लिंग ही पूछा जा रहा है, यही आपका हो जाएगा। कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका क्या हो जाता है, कपोत हो जाता है। कर्ण किसका होता है, कान का होता है पर्यायवाची शब्द। और पंडुक जो है कबूतर का एक प्रजाति है, पंडुक क्या है, कबूतर का ही एक प्रजाति है। तो मान लीजिए कि इसे हम लोग पर्यायवाची शब्द नहीं कह सकते। पंडुक है, कबूतर भी कबूतर है, और पंडुक भी एक अलग तरह का इसका शेप साइज होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कबूतर का आपको पर्यायवाची है। तो कपोत ही आंसर रहने दीजिए, इसका ए ही होगा। हिंदी वर्णमाला में अंग अ क्या है, तो ये तो ना ही स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। तो इसलिए इसे क्या कर, जब वो ना पूर्णतः स्वर हो ना ही पूर्णतः व्यंजन हो, तो इसे अयोग वाक्य कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो आपको ना तो स्वर है ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते थे हम लोग, अयोग वाह बोल देते हैं। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। तो प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, प्रियतमा, प्रियतमा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द चयन कीजिए, दिए गए विकल्प में से कीजिए। देखिए, समानार्थी मतलब उसी तरह का अर्थ कौन सा हो सकता है, अपेक्षा, अपेक्षा रखना, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आकांक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आकांक्षा। और इच्छा हो सकता है, अभिलाषा हो सकता है, चाह हो सकता है, आवश्यकता हो सकता है, जरूरत हो सकता है, आशा हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है, अपेक्षा शब्द का समानार्थी समान, उसी के समान। अपेक्षा रखना, आकांक्षा रखना एक ही चीज है। स्तन्य शब्द, नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो स्तन्य शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो स्तन्य शब्द का पर्यायवाची जो है आपको दूध है। स्तन्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। 26 नंबर पे आते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए, एक तत्सम, जो संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं, और हम लोग की बोलचाल की भाषा जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और उसके बाद होता है एक देशज, और फिर होता है विदेशज। विदेश से जो आई भाषा होती है उसे हम लोग विदेशज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, बाह, बाह क्या है, तद्भव वर्ड है। इसका अगर तत्सम बोलेगा निकालने के लिए तो क्या बोलिएगा, भुजा। दुग्ध, ये तत्सम वर्ड है, इसका अगर तद्भव निकालने हो बोलता तो दूध बोलते। मत्स्य तत्सम वर्ड है, और इसका तद्भव बोलता है तो क्या बोलते, मछली। हम लोग घर में मछली बनाते हैं, मछली। तो क्या हो गया,
तो आपको तद्भव शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, तो तद्भव क्या हो जाता है, बाह हो जाता है, और उसका तत्सम भुजा हो जाता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है ये आधारित, 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 तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपको आधारित होता है। क्या होता है, आधारित होता है। आंसर सी हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आत्मोत्सर्ग जो होता है ये आत्म प्लस उत्सर्ग होता है। क्या होता है, आत्म प्लस उत्सर्ग होता है, आत्म प्लस उत्सर्ग होता है। ये आपको गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष का आप लिखिए कैसे लिख, सुंदर, सु मतलब सुंदर, सुंदर है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं, सुपुरुष कहते हैं। सुंदर है जो पुरुष, ठीक है। अब देखिए है जो आगे आता है, जो किस में लगाते हैं, कर्म धाराएं में लगाते हैं। है जो को किस में लगाते हैं, कर्म धाराएं समास में लगाते हैं। अप्सरा शब्द का समानार्थक शब्द, समान शब्द, अप्सरा का देवबाला, देवबाला क्या है, उसका सामान्य शब्द है। तो इस तरह से जो है ये 1 से लेकर 30 क्वेश्चन खत्म समाप्त हुआ। ये जितना क्वेश्चन था ये 1 to लेके आपको 10 तक का कोई भी अगर आपको टीआरई देना है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगर आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट्स करके, ठीक है। और क्या सुधार का जरूरत है ये भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छा से आपको बता पाऊंगा, ठीक है। 31 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं। तो देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक होता है। क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत में ये होता है कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू पी, पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या हो गया कि पहले जो संवेग था वो बराबर होता है बाद में जो संवेग है, ठीक है। पहले जो संवेग है वो बराबर किस में होगा, बाद वाले संवेग का। अब देखिए यहां पे आइए, क्या कह रहा है कि विराम अवस्था में एक पिंड एकाएक, विराम अवस्था में एक पिंड है, तो सोचिए एक पिंड है जिसका कुछ मास होगा, ठीक है, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो m लिख दिए हम मास का, और वो विराम अवस्था में है, तो वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, हम लोग p बराबर क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। और कोई वस्तु विराम में है, रुका हुआ है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब वेलोसिटी के जगह पे क्या कीजिएगा, गुना कर दिएगा 0। अब बाद में क्या है, बहुत सारे टुकड़ों में फट गया, तो अब देखिए छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, ये कैपिटल m है, हम स्मॉल m लिखते हैं, m1 v1 m2 v2, बहुत सारा टुकड़ा, m3 v3 m4 v4, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत जितना टुकड़ा बनेगा सबके बारे में आप लिखते चले जाइए। तो यही कह रहा है ना कि विराम अवस्था में एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। बहुत सारा टुकड़ा दिए, देखिए डैश 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 बहुत टुकड़ा दिए, टुकड़ों के संवेग का योगफल सबको जोड़े ना, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, सबको जोड़ते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए इसका योगफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग यहां से निकाल लेते हैं इसका योगफल, इसका योगफल निकालते हैं। तो मास में अगर 0 से, किसी चीज में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो गया। अब बराबर इसके हो गया m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3, मतलब जितना को जोड़ेंगे, कितना भी m1 v1 m2 v2 m3 v3 जोड़ते जाएंगे, आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से अधिक 0 से कम, इसमें 0 के बराबर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग, ई नंबर आंसर मारेंगे, क्योंकि विराम अवस्था में वो था, उसका वेलोसिटी 0 था, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो वस्तु टूट के बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, तो सबका जब मास इंटू वेलोसिटी जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो
शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वह कौन सी गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है? तो NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बाई को खाए है, खाने वाला सोडा का क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई को खाए है और खाने वाला सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए तो क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दीजिएगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना। और सोडियम बाइकार्बोनेट तो खुद ही, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर लीजिएगा NaHCO3 ले लिए, ठीक है, और इसको क्या किए, अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2, धोने वाला सोडा। अब प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया तो करेगा ना। तो वही क्वेश्चन पूछा रहा, वो कौन सा गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बना देगा वो। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट में जब HCl डाल दीजिएगा तो CO2 निकलेगा, ना कि CO2 से रिएक्शन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि करते हैं। कहां पे होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से C से परे स्थित पर किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब कहां पर स्थित या किस बिंदु पर बनेगा और वह कैसा होगा? तो इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं कि परे मतलब C से दूर। यहां देखिए, ये याद रखिए, C से परे मतलब C से क्या हो जाएगा, दूर रखना है किसको, वस्तु को। एक किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने C से परे मतलब C से दूर रखना है, किसी बिंदु पर रखना है, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ बना लेंगे, यहाँ पे यहाँ जो स्पेस है इसमें देखिए क्या है कि ये हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है, इस अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इस बाहर में क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है, जो धसा हुआ होता है ना, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन होता है इसका जो त्रिज्या होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। छोटा सा C लिख देते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब कह रहा है कि वस्तु को कहां रखना है, वक्रता त्रिज्या से परे मतलब वक्रता त्रिज्या से दूर। अब वक्रता त्रिज्या आपका ये हुआ, तो वक्रता त्रिज्या से अगर दूर रखना है तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, यहां पर रखना पड़ेगा वस्तु को, है। वस्तु यहां रखे, जब वस्तु यहां रखिएगा आप, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब आपको कैसे बनेगा, तो यहां से गया, यहां पे लाइट गया, और ये लाइट जाने के बाद क्या होता है कि ये फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरेगा, फोकस से। 1 मिनट फिर से मैं बना देता हूं, थोड़ा सा ठीक से डायग्राम नहीं बन पाया। डायग्राम ठीक बनेगा तो ही उसका ये अच्छा बन सकता है और आपको अच्छा से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये आपको F है, ये आपको यहाँ पे C है, और यहाँ पे क्या किया हमने, वस्तु को रखा और यहाँ से एक लाइट गुजरा, ठीक है, एक लाइट गुजरा, ठीक है, और ये C से होते हुए, F से होते हुए यहाँ आ गया। और दूसरा एक लाइट जो वक्रता फोकस से होते हुए ही गुजरी सीधे यहाँ पे, और ये यहाँ पे आकर टूट गई, और ये क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी
यहाँ गई और फोकस से होते हुए वापस आ गई, और एक लाइट जो फोकस से ही इंटर की वो यहाँ पे आके टकरा गई। और एक चीज़ तो आप ये देखे हुए थे कि ये आपका C था यहाँ पे, ये आपका F था फोकस दूरी, तो यहाँ टकरा गई। तो जहाँ टकराती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे टकराई वहीं पे क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब देखिए वस्तु आपका क्या था, वक्रता केंद्र से परे था, दूर था, तो वक्रता केंद्र के अंदर बन गया, प्रतिबिंब बना। वस्तु आपका क्या था, बड़ा था, तो प्रतिबिंब आपका क्या बना, छोटा बन गया। वस्तु आपका सीधा था, प्रतिबिंब आपका क्या बन गया, उल्टा बन गया। ये सारा चीज आप देख लिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, F और C के बीच बीच और छोटा बनता है। F और C के बीच बना है, देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गया, देखिए F यहाँ और C के बीच में बना है ना प्रतिबिंब, तो F और C के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नर जनन अंग का घटक के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आप अड़हुल का फूल देखे होंगे, तो अड़हुल के फूल में जो ये क्या कहते हैं, आपको दान अंदर हाथ, जब हाथ में जो कुछ चिपक जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और वो कहाँ पे रहता है, परागकोश के अंदर रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, परागकोश के अंदर। तो पराग, इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, परागकोश। और ये वाला जो डंटा दिख रहा है, ठीक है, ऐसे उसको हम तोड़ के भी हम लोग निकाल लेते हैं अड़हुल फूल से, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तंतु कहते हैं। ठीक है, जबकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये आपको यहाँ पे क्या कहता है, स्टिग्मा। और ये वाला डंटा जो है स्टाइल, और नीचे में ओवरी। तो स्टिग्मा का क्या नाम है, वर्तिका, और स्टाइल का नाम है वर्तिकाग्र। ग आ जाता है वर्तिका में, ग ग्र, तो वर्तिकाग्र हो जाता है। तो इस तरह से समझ, इनमें से कौन सा पुरुष का जनन अंग कौन सा है, तो है कौन सा है, तो परागकोश और तंतु है। और नहीं है कौन सा, वर्तिका, क्योंकि वर्तिका क्या है, फीमेल का है। स्टिग्मा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसी होके क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ पे लगता है और अंदर की तरफ आ जाता है, यहाँ की तरफ आता है, परागकण जो है अंदर आता है, इसी पे वर्तिका के ऊपर ही पहले रुकता है और फिर उसके अंदर फिर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, फीमेल का ऑर्गेन है। अब तो कौन नहीं पूछा जा रहा था, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 पे आते हैं, वन जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है, क्या कहलाता है। अबाध्य मतलब बिना बाधा का पहुंच, अबाध पहुंच का मतलब क्या हो गया, अबाध्य, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, संसाधन की अबाध्य पहुंच होती है। तो ये कहां पे होता है आपको, ये आपको वन्यजीव अभयारण्य में होता है। कहां पे होता है, वन्यजीव अभयारण्य, आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपको, देखिए बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, जो कि गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं, यहाँ मानवीय गतिविधि जो होती है वो बहुत ही सीमित होती है, सख्त प्रतिबंध होता है। यहाँ पे पशु चराना, लकड़ी काटना आदि बिल्कुल प्रतिबंधित होती है। कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि वन्यजीव अभयारण्य का देखिएगा, यहाँ कुछ हद तक अनुमति है, जैसे चराई कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन शिकार नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे, वन्यजीव अभयारण्य में आप शिकार नहीं कर सकते, पर्यटन कर सकते हैं, चराई कर सकते हैं, तो अबाध पहुंच है ना। लेकिन अगर जैव मंडल रिजर्व का बात कीजिएगा, तो यहाँ पे इसे 3 जोन में बांट दिया गया जैव मंडल रिजर्व को। एक है आपका कोर जोन, कोर जोन जो होता है, कोर जोन जो होता है, यहाँ पे बिल्कुल हर चीज प्रतिबंधित होता है, सख्त संरक्षण होता है, कोई मानवीय गतिविधि यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद होता है एक बफर जोन, बफर जोन होता है, वहां अनुसंधान, शिक्षा और सीमित गतिविधियां हो सकता है। और उसके बाद होता है एक ट्रांजिशन जोन, क्या होता है, ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में जो होता है स्थानीय बस्तियां होती है और सतत आर्थिक गतिविधियां होती है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको कहाँ रुकावट मिला, आप देखिए वन्यजीव अभयारण्य में मिला ना रुकावट, यहाँ पे बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा हुआ होता है, वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आंसर सी होना चाहिए, वहां आंसर
ए कर दिया है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल सख्त प्रतिबंध लगा होता है। वन्य अभयारण्य में तो कुछ सीमित स्तर पे कुछ ना कुछ आप घूमने जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपको सी मारना है, ए नहीं मारना है। 37 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। देखिए, दो तरह का होता है, एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। जैसे कि हम लोग का जो एक जगह धक 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 जो करता है वो क्या है, धमनी है। तो धमनी से क्या होता है, जब हार्ट, हृदय जो है हम लोग का, वो हार्ट जो है वो जब ब्लड को पंप करता है, दबाता है, तो पूरा शरीर में क्या करता है, वो तेजी से जाता है, ठीक है। तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है तब ना बहुत तेजी से। देखिए हार्ट कहाँ है, बीच में हम लोग सीना के पास है, लेकिन ब्रेन में भी तो ब्लड जाना है, तो बहुत जोर से पंप करेगा तो ना। जैसे पानी हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर चढ़ाना हो तो पंप करके ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह से पंप करके क्या करता है, ऊपर ब्रेन तक चढ़ाता है। लेकिन क्या है, जब सीरा का बात होगा तो सीरा से क्या होता है कि लौट के हार्ट में आता है, तो वो धीरे धीरे आराम से क्या होता है, धीरे धीरे आराम से आ जाता है। तो वहां उतना तेज गति नहीं होता, उतना प्रेशर उसमें नहीं होता। तो आप प्रेशर अगर आपको बनाना, सोचिए एक ये है, एक ये भाल्व है, इस वक्त आपको पानी बहाना है, एक ये भाल्व है, इस वक्त पानी बहाना है। तो किसमें पानी बहुत तेजी से जाएगा, तो पानी इसमें तेजी से जाएगा। आप ऐसे सोचिए ना कि जब आप क्या करते हैं कि साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह धुलवाने जाते हैं विश्वकर्मा पूजा वगैरह में, तो क्या होता है, एकदम छोटा छेद से निकालता है। क्यों? क्योंकि पाइप क्या होता है कि बहुत ही पतला होता है। तो पाइप को पतला करने के लिए, अगर इसी पाइप को अगर पतला करना है तो इस दीवार को क्या करना पड़ेगा, मोटा कर देना पड़ेगा। जब ये दीवार बहुत मोटा कीजिएगा तो अंदर का छेद क्या हो जाएगा, अंदर का जो छिद्र है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और तेजी से पानी क्या होगा, निकलने लगेगा, ठीक है। तो अब इसी से समझ लीजिए कि सिरा जो होता है वह तेजी से निकालना है, तो उसका वाल को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके वाल को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी से पूछ रहा है कि धमनी की विशेषता बताइए। धमनी क्या है, फेफड़ा से ब्लड को ले जाना सब जगह, उसी को धमनी कहते हैं। तो मोटी भित्तियां होती है, भित्ती तो मोटी रखना ही पड़ेगा। भित्ती अगर दीवाल, भित्ती का मतलब दीवाल, पाइप का दीवाल, अगर पाइप का दीवाल मोटा होगा तो छेदा क्या होगा, छोटा होगा। तो रक्त का प्रभाव निम्न दाब पर नहीं, उच्च दाब पर, ये खत्म हो गया। अब देखिए, मोटी भित्तियां, कोई भाल्व नहीं, कोई रुकावट नहीं, रक्त का प्रवाह उच्च पे होना चाहिए, के तहत होना चाहिए, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको, आंसर सी हो जाएगा। पकड़ लिए ना बात को। 38 नंबर पे आते हैं हम लोग। पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? देखिए, कह रहा है कि परिवहन साधारणतः विसरण विधि से आराम से अपने अपने हो जाता है, लेकिन कुछ में ऊर्जा लगता है, मतलब ताकत लगता है, एनर्जी लगता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज को परिवहन करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जल, खनिज, ये सब तो आसानी से संवहन प्रक्रिया द्वारा हो जाता है, लेकिन अगर आपको भोजन, जो खाना पत्ती में जो बना, वो अगर सब जगह लेके जाना है तो कुछ ऊर्जा खर्च होगा, ठीक है, ऊर्जा खर्च होगा। जोमेटो वाला पैसा लेता है ना पहुंचाने का, तो वही बात है, ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, ये सब अगर पहुंचवाना है तो आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा। पानी फ्री में मिल जाता है कहीं भी, भोजन फ्री में नहीं मिलता। हम लोग का भी वही बात है, स्टेशन पे जाइएगा तो पानी तो फ्री में पी सकते हैं, नल टोटका से, मतलब बोतल वाला नहीं, लेकिन खाना को फ्री में तो नहीं खिलाएगा। 39 नंबर पे, भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में। किसके किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। अच्छा, एक बता दूं मैं आपको कि भारत और मलेशिया के बीच और भी युद्ध अभ्यास होता है, जिसका नाम है हरिमऊ युद्धाभ्यास। क्या होता है? हरिमऊ और उदार शक्ति।
हरिमऊ और उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भी भारत और मलेशिया के साथ। एक समुद्र लक्ष्मण तो देख ही लिए, 2024 में कहां पर हुआ ये, आपको विशाखापत्तनम में हुआ। हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पाद राज्य की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल के उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन रहा? फल के उत्पादक में शीर्ष राज्य पूछा जा रहा है आपको, क्या मारिएगा? आंध्र प्रदेश। फल के उत्पादक में शीर्ष राज्य किसे मारिएगा? आंध्र प्रदेश। मक्का में किसे मारिएगा? कर्नाटक में। दलहन में कौन सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन किया? दाल, मध्य प्रदेश। तिलहन किसने किया? राजस्थान ने किया। तंबाकू में एक नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। सब्जी में एक नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। 41 नंबर, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया? मतलब नासा में जाके, अमेरिका जाके साउंडिंग रॉकेट मिशन का भारतीय मूल का था। किसने इसका नेतृत्व किया? अरोह वरजातिया ने। अरोह वरजातिया ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। 42 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी की किस खेल से संबंधित है? रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं है, खो खो खिलाड़ी नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ई। और क्या है ये जो है आपको रश्मि कुमारी अंतरराष्ट्रीय कैरम प्लेयर, कैरम बोर्ड खेलती है, अंतरराष्ट्रीय कैरम प्लेयर, अंतरराष्ट्रीय कैरम प्लेयर है रश्मि कुमारी। 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीती है। कितनी बार? 12 बार राष्ट्रीय चैंपियंस कैरम का चैंपियंस जीती है। 43 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा? ये कौन सा हो जाएगा आपको? मध्य प्रदेश। मेनिंजाइटिस, दिमाग का फीवर, मेनिंजाइटिस ब्रेन फीवर के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? मेनिंजाइटिस के खिलाफ टीका आपको नाइजीरिया बना दिया है। नाइजीरिया इतना छोटा सा देश बना दिया, छोटा देश नहीं मतलब इतना गरीब देश। अहमद अब्दुल्ला अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अहमद अब्दुल्ला अल सबा, बताइए। यमन, कुवैत, लेबनान, क्या होगा आंसर? आंसर आपको कुवैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुवैत हो जाएगा। 46 नंबर, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? बताइए। जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल रघु श्रीनिवास। क्या होगा आंसर? जनरल रघु श्रीनिवास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनरल रघु श्रीनिवास हो जाएगा। 47 नंबर, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो 1857 से पहले दिल्ली के कोतवाल जो थे आपको गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू कौन थे? तो आप बोलिए दिल्ली के कोतवाल थे। एक बात और भी है, जवाहरलाल नेहरू के दादाजी थे और दिल्ली के आखिरी कोतवाल भी थे। कोतवाल का क्या मतलब होता है? प्रशासक। यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? इसमें बोल रहा है कि भारत तो आया ही था। कौन सा आया था भारत? बताइए। भारत जो आपको आया था ये आपको पुर्तगाली सबसे पहले आ गया, ठीक है, फिर डच आ गया आपको, फिर आपको यूके आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस आया, डेनमार्क आया, ये सब आया आपके यहाँ। लेकिन कौन नहीं आया? तो स्पेन आपके यहाँ नहीं आया। स्पेन कोई भी कंपनी स्थापित भारत में नहीं किया। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई? ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी किसे दी गई? रामप्रसाद मिस्किल को, असाफुल्ला खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाहौरी को। 4 लोगों को फांसी दिया है। किसे? रामप्रसाद बिस्मिल, असाफुल्ला खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दिया गया। 50 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के लॉयर थे? तो ये क्या हो जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती मूल के थे,
तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक लगाइए। आंसर दिया हुआ है क्या किताब में, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल भी क्या थे, वकील ही थे, गुजरात के थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो बिल्कुल, जिसको नहीं पता होगा बिल्कुल नहीं मार पाएंगे सीधे वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि अली जिन्ना भी क्या थे, गुजराती मूल के ही थे। गांधी जी भी गुजराती मूल के थे, यहाँ लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 51 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है, समाजवाद है। जवाहरलाल नेहरू अपने को खुद को क्या बोलते थे, समाजवादी बोलते थे। कब बोले थे उन्होंने, वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने बताया था कि विश्व समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है, समाजवाद है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी थी, बताइए। जॉर्ज मुलर, चार्ल्स वुड, जेम्स रेजले। आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स रेजले ने किया था। जेम्स रेजले जो थे वो भूगोलविद थे, इतिहासकार थे, समुद्र शास्त्री थे। और रॉबर्ट क्लाइव को इसे में जान ही रहे हैं ना, प्लासी का युद्ध इसने ही जीता था और इसे क्या कहते हैं, भारत में ब्रिटिश इंडिया का जो है जनक माना जाता है यहाँ शासन करने का, क्योंकि इन्होंने पहला बार प्लासी का युद्ध में हरा दिया था किसे, सिराजुद्दौला को। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में किससे संबंधित है, तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो कब, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1900 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को करो और मरो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आजादी से पहले का पूछा जा रहा है। आजादी से पहले जो प्रथम थे वो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। आंसर ए हो जाएगा। भारत की भूसमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है, 7, 12, 8, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 7। कौन सब जुड़ी हुई है, इसमें हो जाता है पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद आपको भूटान, फिर हो गया आपको नेपाल, फिर हो गया चीन, फिर हो गया म्यांमार, फिर हो गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से 7 देश के साथ भारत की क्या है, सीमा जुड़ी हुई है। अभी देखिए हाल फिलहाल दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीप सहित अगर बोलिएगा तो 7516.6 किलोमीटर है। कहां तक पहुंच गए हम लोग, 55 तक। हम लोग को 56 पे जाना है, 56 पे आते हैं हम लोग। भारत के विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एलायंस की शुरुआत के साथ हुई, 1932 में। वो कब हुई, 1932 ईस्वी में हुई। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। घाट प्रवाह इसकी सहायक नदियों में से एक है, गलत है। घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। ये पश्चिमी ढाल के ढलानों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कवर करता, सही है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरता ही है, सही है। तो कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर अलकापिंड के टकराने से हुआ है, तो अलकापिंड के टकराने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। वुलर झील कहां पे है, कश्मीर में। लोकटल झील मणिपुर में। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी जलवायु है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पे है, इटली के आसपास में। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कब से कम होना शुरू हुआ, 1980 से कम होना शुरू हुआ। कब से कम होना शुरू हुआ, 1980 से ये क्या हुआ, आपको कम होना शुरू हुआ। भारत का पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है, तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला भारतीय रिजर्व वन है। 1972 भारतीय वन अधिनियम 1972 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित शब्द का प्रयोग किया गया। सतपुरा कहां पे है, मध्य प्रदेश में है।
62 नंबर, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? हम लोग के भागलपुर में। कहाँ पे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। भागलपुर में रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्था स्थित है। भागलपुर में रेशम का उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्था भी उपस्थित है। अब देखिए, अब ये देखिए भाग 2 में आपको ये देखिए साइंस भी आया, आपको हिस्ट्री भी आया, पॉलिटी भी आया, ज्योग्राफी भी आया, लेकिन साथ साथ क्या आ गया? 63 नंबर से मैथ्स भी आ गया। मैथ्स भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब ये होता है ये बेलनाकार, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको दे दिया कितना? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 15 सेंटीमीटर में आइसक्रीम भर दिया। पूरी आइसक्रीम को समान रूप से 10 बच्चों में एक शंक्वाकार बर्तन में जिसका ऊपरी तल अर्ध गोलाकार में है बांटना है। कितना बच्चा में? 10 बच्चा में बांटना है। शंकु टाइप का बना हुआ बर्तन में बांटना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 4 गुना है, मतलब h जो है वो 4r है। आधार की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी। r का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हम लोग समझ गए, ठीक है। बेलनाकार बर्तन में क्या था? आइसक्रीम भरा हुआ था, और शंकु आकार के बर्तन से हमको क्या करना है? 10 बच्चों में बांट देना है। तो सबसे पहले ये तो देख ले कि आइसक्रीम है कितना, तब ना बच्चे को बांटेंगे। तो आइसक्रीम उसका जो आयतन होगा बेलन का, ठीक है, उतना ही आइसक्रीम होगा उसके अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं इसको। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है वो आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। हम आराम आराम से बता रहे हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस है। एच क्या है? जैसे ये देखिए बेलन है आपको, है ना, ये आपको एच हाइट है और आर आपको यहाँ पे रेडियस है। ये पूरा क्या होता है? डायमीटर। इसका आधा क्या होता है? रेडियस होता है। तो अब देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है आर कितना है और एच कितना है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखे भी थे। तो आर क्या था? 6 सेंटीमीटर है, और एच क्या है? 15 है। तो यहाँ पे वही 6 और 15 को क्या करते हैं हम लोग? रख देते हैं। तो पाई तो लिख देते हैं पहले ही, और 6 का स्क्वायर है और इंटू एच क्या है? 15 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको गुना कीजिए। 6 के 36 और 36 गुना 15, 36 गुना 15 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 540। 540 है पाई। पाई तो अभी वैल्यू नहीं रख, इतना ही रखते हैं। तो इतना ही क्या है? आइसक्रीम है हमारे पास। कितना है? 540 पाई क्या है? आइसक्रीम है। कितना बच्चों में बांटना है? 10 बच्चों में। तो इसको 10 बच्चों में एक बच्चों को कितना मिलेगा? तो 10 बच्चों में इतना, तो एक बच्चे को, तो 540 में 540 पाई है ना आपका, 540 पाई में आपको कितना से भागा देना? 10 बच्चा है ना, तो 10 से क्या कीजिए? भागा दे दीजिए। तो 10 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 54 पाई हो जाएगा। 54 पाई। 10 से शून्य यहाँ पे आपको क्या हो गया? कट गया था। तो 54 पाई, एक बच्चा को कितना आइसक्रीम मिला? 54 पाई। ये 54 पाई आइसक्रीम जो है, 54 पाई आइसक्रीम जो है, ये किस में दिया जाएगा? एक आपको कह रहा है कि शंकु आकार का बर्तन है, और जिसके कि नीचे तल में जो है अर्ध गोलाकार बना हुआ है। तो कैसे है हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरह से बना हुआ होगा। शंकु आकार का बर्तन है, अर्ध गोलाकार बना हुआ है। देखिए ऐसा शंकु है, इसी को शंकु कहते हैं। हाँ, ये तो शंकु हो गया हमारा। इसी में क्या होता है कि अर्ध गोलाकार इस तरह से बना हुआ, ऐसे। आइसक्रीम का तो ऐसे ही रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है ना, हम लोग जी से पहले चाट चाट के पहले ऊपर वाला खाते हैं, फिर अंदर वाला खाते हैं। तो इसी तरह से बना हुआ है। तो ये हो गया। तो अब इसके अंदर ये 54 पाई को जाना है। किसके? 54 पाई आइसक्रीम को इस शंकु वाला जो बर्तन है इसमें जाना है। तो अब इसमें जो जाएगा, तो इसमें जो आयतन रहेगा वो 54 पाई के बराबर होगा। तो 54 पाई जो है वो शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन कितना है आपको? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच अब बट्टा 3, बेलन के आयतन का 1/3।
अब प्लस ये तो शंकु का हो गया, ये जो ऊपर लाल वाला जो आप बनाए हैं अर्ध गोलाकार टाइप का बना है, उसका भी तो त्रिज्या होना चाहिए ना। तो पूरा गोलाकार का त्रिज्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, आधा गोला है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। इतना ही 54 पाई जो है यहाँ पे ये 54 पाई आइसक्रीम जो है 21 में, एक तो इस शंकु वाला आयतन में, ये शंकु वाला आयतन में जाएगा और बचा हुआ ये गोला वाला में जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन में आपको चला जाएगा, ये वाला पोर्शन में आइसक्रीम भरा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे आइसक्रीम का हम लोग ब्लू से आइसक्रीम बना देते हैं। ठीक है, ये सारा आइसक्रीम इसमें क्या हो गया फिट हो गया। कितना आइसक्रीम है 54 पाई आइसक्रीम है, कितना आइसक्रीम है 54 पाई आइसक्रीम है। अब देखिए इसका 54 पाई यहाँ पर पाई से पाई आपका कट जाएगा, देखिए यहाँ पाई ये कट गया, ये वाला पाई से ये वाला पाई, पाई समाप्त हो गया। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि आर जो है वो कितना है, हम लोग लिखे थे उस समय एच जो है 4r के बराबर है। एच किसके बराबर है 4i के बराबर है। तो जगह कम है फिर भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए 1/3 पाई, यहां से उठा रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिए। एच के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए एच के जगह पे क्या था 4r, क्यों, क्योंकि बोला था कि ऊंचाई आधार त्रिज्या की 4 गुनी है, इसलिए यहाँ पे यहाँ एच जो है ये एच जो है इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4r लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2/3, सॉरी यहाँ पाई तो हटा देते हैं ना, क्योंकि पाई तो हम लोग काट दिए थे, ये पाई को हटा देते हैं, पाई काट दिए थे पहले, आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ आपको हो गया, अब देखिए 4/3 ये हो गया और यहाँ पे 2/3 हो गया, तो यहाँ पे लिखिए ये 4 यहाँ से ये 4 गुना 1 4 हो गया, और ये 3 नीचे है तो 4/3 आर क्यू, ये 2r 1r आर क्यू हो गया, अब प्लस 2/3 आर क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो 3 3 ये 4 2 6, तो ये हो जाएगा आपको 2r क्यू हो जाएगा। ये 3 3 का 3 नीचे हुआ ना, 4 2 6 और 6 हुआ तो 3 दूनी 6, 2r क्यू हो गया। और यहाँ कितना आपको, यहाँ 54, यहाँ से 54 उठा के लाए नीचे, तो अब यहाँ पे देखिए 2 से 54 काटेगा तो कितना बच जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, तो 2 से काट के देखिए 2 दूनी 4 और 1 4 बचा, 2 7 14, तो 27 हो गया आपको। तो आर क्यू बराबर आपको क्या हो गया 27, तो आर इस पे क्या कीजिएगा, आर बराबर निकालना है तो √27 करना पड़ेगा, और इसमें आपको 3 लगाना पड़ेगा, मतलब 3 का रूट है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार गुना करेंगे तो आर बराबर आपको क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से आप रेडियस आपको 3 आंसर निकल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, आंसर सी नंबर। तो इस तरह से आप देख लिए। देखिए हम आसानी से आपको समझाए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे कैसे बनाया गया है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पॉज करके थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग 64 नंबर पे आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अच्छा रुकिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ, यहाँ बन जाएगा। ये लिखिए क्या लिखा हुआ है 64 नंबर पे लिखा हुआ है, 64 नंबर में 9 cos A प्लस 40 sin A, हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 9 cos A प्लस 40 sin A इज इक्वल टू 41। तो 10A का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि 10A बताइए,
तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये साइन और कॉस का अगर वैल्यू निकल गया तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग का मकसद क्या रहेगा, साइन और कॉस का ही वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 41 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। यहाँ भी 41, यहाँ भी 41 और यहाँ भी 41। तो 41 41 से क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9/41 कॉस ए प्लस 40/41 साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ 9/41 ये हो गया आपको, 40/41 यहाँ। और एक चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 1 तो है, इसका 1 यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, यहाँ साइन का स्क्वायर है। हम लोग को देखिए यहाँ का साइन ही है सिर्फ, यहाँ कॉस ही है। एक चीज हो सकता है कि एक साइन के बराबर 9/41 हो जाए। अगर हम ये मान ले कि कॉस ए का वैल्यू है 9/41 और साइन ए का वैल्यू है 40/41, हम ये मान ले 9/41 का वैल्यू हम क्या मान ले, कॉस ए। अब यहाँ देखिए कॉस ए दीजिएगा, 9/41 की जगह पर अगर कॉस ए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए पहले से है तो कॉस ए का कॉस ए से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए हो गया। 40/41 को अगर साइन ए मान लीजिएगा तो 40/41 को साइन ए माने, और यहाँ साइन ए है तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉस ए का वैल्यू 9/41 और साइन ए का वैल्यू 40/41 है। और हमको क्या करना है, टेन थीटा निकालना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ देखिए टेन ए बराबर क्या हो गया, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है 40/41 और कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उलट जाएगा 41/9 हो जाएगा। 41 कट गया तो टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा। 40/9 क्या है, 40/1 नंबर होगा 64 का 40/9। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, तो फिर से मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगर समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक निश्चित 65 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4.2/5 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज 3553 रुपया है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.1/2 मतलब 7.5 वर्ष के लिए देय मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आपको, कि यहाँ पे साधारण ब्याज का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे अगर हम लोग देखें इस सवाल को, नीचे करते हैं ऊपर ही बनाते हैं, कि कोई निश्चित धनराशि है, तो मान लीजिए कि धनराशि को मूलधन कहते हैं, तो मूलधन P हो गया। ठीक है, और ब्याज दर कितना दिया हुआ है, ब्याज दर दिया हुआ है 9.5%, तो 9.5, और समय कितना दिया हुआ है 4.5/2, कितना है देखिए दिया हुआ है 4.2/5। तो इसको कैसे करते हैं, इसे गुना करते हैं 5 के 20 आप प्लस 2 जोड़ देते हैं, 5 के 20 2 22, तो क्या हो जाता है ये 22/5 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/5 गुना 100, ये किसके बराबर होता है, ब्याज के बराबर होता है। ब्याज बराबर देखिए मूलधन गुना समय गुना दर अब बट्टा 100। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, याद है ना, ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, PRT/100 यही होता है। तो वही हम लिख दिए। तो इससे, और ये कह रहा है ब्याज कितना हो रहा है 3553 रुपया, तो यहाँ ब्याज बराबर लिख देते हैं 3553। ठीक है, बराबर P का वैल्यू ही निकालना है, तो 9.5 इंटू 22 अब देखिए 5 गुना 100 यही है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटाए 0 कर दिए, यहाँ से 19 25
95। देखिए 11 दूनी 22, 11 से काट के देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 हुआ तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, और यहाँ 2 और यहाँ 5 है, तो 11 दूनी 22, अब 22 हुआ तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 और यहाँ पे कितना 3, तो 11 तिया 33, ये कट गया आपको। और 19 से काट के देखे, ये देखिए 19 से ये कट जाएगा आपको 17 बार में, और ये अगर 2 से इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 1 17, 8 10 8.5, ये 8.5 हो जाएगा। और 1000 से क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 5, 1 दशमलव से खत्म हो जाएगा, और ये 2 8500, तो मूलधन आपका निकल गया कितना, 8500 मूलधन आपका निकल गया। अब कह रहा है कि उसी धनराशि पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में मिश्र धन कह रहा है निकालने के लिए। मूलधन तो आप निकाल लिए कितना 8500, मूलधन आपका क्या हो गया 8500, समय दे दिया आपको कितना 7.5 वर्ष है ना, तो 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2 दे दिया, और ब्याज कितना दिया आपको 8.4%, 8.4% ब्याज है, 8.4%। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, ब्याज निकलेगा, ब्याज, तो इसको अगर कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 4 + 2, अब इस तरह से इसको गुना कीजिएगा तो ब्याज आपको निकल जाएगा 5355 रुपया, 5355 रुपया ब्याज निकल गया। अब पूछ क्या रहा है आपको, यहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन 8500 तो पहले निकाल लिए, अब ब्याज आपको यहाँ पे कितना निकल गया 5355, तो मूलधन इसमें क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 8500 को जोड़ दीजिए, तो 5 के 5, 5 के 5, 5 3 8, 8 5 13, तो 13,855, सी नंबर आंसर आपका हो गया। साधारण सा निकाल दिए, कुछ नहीं किए, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाए। कह रहा है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु का 1/3 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो गया, अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, सोचिए कि अरुण का वर्तमान आयु कुछ भी मान लीजिए, जैसे 19 वर्ष मान लिए, ठीक है, तो 19 वर्ष अगर इसका हो गया, अरुण का हो गया, तो उसके चाचा का क्या हो गया, उसका 3 गुना होगा, क्या 1/3 होता है, तो 19 तिया क्या हो गया 57, और दोनों का योगफल क्या बोल रहा है 86, योगफल 86, तो 19 और 57 86 हो रहा है, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 1 7 76, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 1 7 76, 76 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको 66 नंबर जो है 19 वर्ष, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, तो ये 76 हो रहा है। इसमें देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसके चाचा का उम्र भी 5 साल बढ़ गया होगा, चाचा की उम्र भी 5 साल बढ़ गया होगा, और अरुण का भी उम्र 5 साल बढ़ गया होगा, 5 साल बाद में बोल रहा है, इसमें फिर 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 86, इसका मतलब ये सही जा रहा था, आंसर ये हो सकता है, लेकिन हमेशा तो इस तरह से नहीं बना पाइएगा, ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह से आकर आप बना सकते हैं कि मान लीजिए कि अरुण का आयु आप क्या कीजिए कि x मान लीजिए, और चाचा का आयु उसका क्या है कि चाचा कह क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु का 1/3 है, तो अरुण का वर्तमान आयु x है, ठीक है, उसके चाचा की आयु का 1/3, तो अगर चाचा का अगर 3x हो जाएगा तो उसका 1/3 3 से भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अरुण का आयु x निकल जाएगा, तो ठीक है, तो उसके चाचा का आयु क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष में अरुण का आयु क्या हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगा, x + 5, और जोड़ उसके चाचा का आयु भी 3x लिखे हम लोग, तो 3x में भी उसके चाचा का आयु 5 साल के बाद क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, और दोनों का योग कह रहा है कि आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा 5 साल के बाद, दोनों का योग क्या हो गया 86। अब देख लीजिए ये आपको जुट जाएगा, 3 1 4x, 5 5 10,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, इधर हम लिख देते हैं 4x इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 में से 10 यहाँ होगा, 5 + 5 क्या हो गया 10, और 10 अगर इस साइड में चला जाएगा तो -10 होगा, तो क्या हो जाएगा 76। तो 4 से 19 चक्के 76, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:3:4:6:7:11:13:15 है। इस बहुभुज के सबसे बड़े अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बहुभुज में सबसे बड़ा अंतःकोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अंतः बहुभुज जो है उसका अंतःकोणों का योग होता है, उसका मान क्या होता है। तो फार्मूला होता है इसका n - 2 × 180 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, कितना है 8 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 8 लिखिएगा। 8 घटा 2 गुना 180, तो 8 में से 2 गया 6 और 6 गुना 180, तो 6 गुना 180 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 18 छके 78 से 100, ये सुनना यहाँ आ जाएगा 1080 डिग्री हो जाएगा सारा बहुभुज। अष्टकोण जो है उसके सब बहुभुज को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण, तो सबसे बड़ा जिसका भुजा होगा उसी का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बहुभुज होगा। तो अब देख लीजिए कि टोटल कितना है 1080, टोटल निकाल लिए 1080। ठीक है। और किसका निकालना है, सबसे बड़ा भुजा वाला का, तो 15 सबसे बड़ा भुजा। और टोटल भुजा का योग कितना है, तो अब जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 7 21, 21 1 22 10 32, 32 13 + 15, टोटल क्या हो जाएगा 60। 15 चौके 60 और 4 से भागा दे देंगे इसमें, तो 4 से भागा देंगे क्या निकलेगा 270, 270 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 13/17 का क्यूब 17 इसका उलट दिया 17/13 का पावर 6 अब बराबर 13/17 पर 2 पावर x - 1, तो x का वैल्यू कह रहा निकालने के लिए। आसान है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, इधर 13/17 है ना, तो सब को 13/17 में बदल देते हैं। और एक चीज जान के चलिए, अगर 1/2 पे पावर 2 है, तो अगर इसको 2/1 कर दीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कभी भी अगर उलट दिया जाता है इस दोनों को तो पावर पे क्या हो जाता है माइनस चढ़ जाता है। इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 13/17 यहाँ पे है ना, तो इसको यहाँ भी 13/17 है, इसको यही रहने देते हैं। तो 13/17 पावर 2, ठीक है। और यहाँ 17/13 है, तो हम लोग क्या करेंगे उलट देंगे, गुना 13/17। और जैसे ही 13/17 किए तो क्या बोले हम, पावर पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पावर पे माइनस आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों जगह 13/17 हो गया, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया, 2 होगा ना, 3 होगा ना, यहाँ पे 3। अब देखिए आधार दोनों का सेम है, आधार अगर सेम होता है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो अब देखिए 13/17 घात क्या, आधार को सेम में रख दिया, घात को जोड़ दिए, तो 3 में से -6 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3 हो गया। और यहाँ पर देखिए बराबर, इधर अब बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 13/17, ठीक है, और 2x - 1। अब देखिए दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार सेम है, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं बराबर है, तो इसलिए दोनों को बराबर करते हैं। -3 बराबर 2x - 1 है ना। अब देखिए इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो -3 +1 क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। आंसर 1 नंबर हो जाएगा 68 नंबर का आपका। लाइन पे आते हैं हम लोग। त्रिभुज PQR में AB QR के समानांतर है। त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो PQ और AQ का अनुपात है। तो इसमें समानांतर का बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि PQR है।
ठीक है, एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज पी है, ये कोण क्यू है, ये आर है, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। कह रहा है पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समानांतर है। तो क्यू आर के समानांतर क्या है? ए बी है। ए और बी क्या है? क्यू आर के समानांतर। अब है कि समानांतर हो गया, तो अब होता है कि अगर दो त्रिभुज समानांतर हो तो उसका दो त्रिभुज समरूप हो, अगर दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, तो उसका एरिया का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एरिया त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज ए बी अब बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी ए बी, ये वाला देखिए, ये पी ए बी है ना, पी ए बी। तो इसका भुजा क्या है? पी ए, इसका यही भुजा है ना, पी ए। तो पी ए का स्क्वायर कर दीजिए। अब पी क्यू आर, ये पूरा त्रिभुज है, ये जो है ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया? पी क्यू आर हो गया। तो इसका भुजा क्या है? इसका भुजा पूरा है, पी क्यू है, तो बट्टे पी क्यू के स्क्वायर। और ये बता रहा है कि इसके एरिया का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। तो एरिया का अनुपात प्रश्न से कितना दिया है? 1/2 दिया। इतना बात तो समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पी ए बटा पी क्यू, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/√, हो गया। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम लोग का फोकस क्या है? फोकस हमको पी क्यू और ए क्यू का अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं। पी क्यू बटा ए क्यू का अनुपात, ये निकालना है ना। अब देखिए पी क्यू और ए क्यू का, देखिए पी क्यू ये है और ए क्यू ये है, तो पी क्यू लिख देते हैं, क्योंकि पी क्यू के बारे में हमको यहाँ पता है 1 है। ए क्यू के बारे में कुछ नहीं पता है। ए क्यू, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ए क्यू, इसके विषय में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है। अब पी क्यू क्या है? पी क्यू यहाँ पे है, और पी ए के बारे में भी ये यहाँ बताया हुआ। पी क्यू के बारे में हम लोग क्या करते हैं? ए क्यू को इस दोनों के टर्म में, पी क्यू और ए क्यू के टर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो ए क्यू है, ए क्यू किसके बराबर हो सकता है? ये पूरा में अगर इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो पूरा क्या है? पी क्यू, अब माइनस क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस पी ए, ठीक है, पी क्यू माइनस पी, इतना तब समझ गए। अब देखिए, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसमें सब जगह डिवाइड कर देते हैं। किससे? यहाँ भी पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए ये वाला पोर्शन को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, एज इट इज, बराबर की इधर मान लीजिए रहेगा हमेशा। तो ये दोनों क्या हो गया? कट के 1 हो गया, बटा ये दोनों भी कट के क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस ये क्या हो गया? पी ए बटा पी क्यू। अब पी ए बटा पी क्यू निकला है क्या? देखिए पी ए बटा पी क्यू हमारे पास है 1/√2, तब लिख लीजिए इसको। तो ये इस तरह से अगर इसको लिखते हैं तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 माइनस, अब पी ए बटा पी क्यू क्या होता है? 1/√2। कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हम मेरे पास निकल गया 1 माइनस 1/√2। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ इसका क्रिया कर देते हैं 1/, लेके, तो 1/ क्या हो जाएगा? ये दोनों का √2 हो जाएगा, और यहाँ से गुना होगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √2/√2 माइनस 1। अब इस तरह का जब रहता है तो क्या किया जाता है? परिमेयकरण कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? परिमेयकरण कर दिया। तो कैसे करेंगे? तो √2/√2 माइनस 1 है, तो गुना कर दीजिए, √2 + 1
बट्टा √2 प्लस 1 से। तो फिर इसमें क्या कीजिएगा गुना करने के बाद, तो ये क्रॉस ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 और 2 माइनस 1, तो क्या हो गया 2 प्लस √2 बट्टा 1। तो 2 प्लस √2 बट्टा 1 किसका रेशियो, हम लोग किसका निकाल रहे थे, कौन सा पोर्शन का, पी क्यू बट्टा ए क्यू का। तो यहाँ लिख दीजिए पी क्यू बट्टा ए क्यू, यही चीज़ हम लोग निकाल रहे थे। 2 √2 बट्टा 1 है क्या, पी क्यू बट्टे के 2 √2 बट्टा 1, 2 √2 किसी में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 में कह रहा है कि जब एक साइकिल की कीमत 20% की कमी होती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इस तरह का सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी तो होगा तो माइनस करेंगे, तो -20, तो यहाँ जोड़ है तो जोड़ कर दिए, उसका वृद्धि हो रहा है तो +20 हो गया, तो 20 हो गया। ठीक है, आप प्लस ये वाला प्लस ले लिए, ये वाला प्लस लिए, और उसके बाद गुना करना है, तो माइनस है तो माइनस के साथ करेंगे, इंटू प्लस को तो लिखना जरूरत नहीं पड़ता है, बटा 100। तो ये देखिए ये दोनों गया, -20 + 20 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए 20 × 20 क्या हो गया -400 अब बट्टा 100, तो 100 से कट गया, क्या हो गया -4%। तो -4%, अब माइनस है तो क्या हो गया हानि हो गया, तो 4% की क्या होगी हानि हो गई। अब हम लोग पार्ट 3 सोशल साइंस पे आएंगे। पार्ट 3 सोशल साइंस, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी देखेंगे। अगर आप लोग का कमेंट रहेगा तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जिसको अगर पढ़ना होगा तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन शुरुआत में हिस्ट्री और पॉलिटी ही चलेगा। तो इस तरह से हम लोग 71 नंबर पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है, किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो देखिए राजगीर में सबसे पहला कहाँ हुआ, राजगीर में 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ आपको, वैशाली में, वैशाली नहीं दिया हुआ है। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा कश्मीर में हुआ था। तो आयोजन कहाँ हुआ, तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा 1 से अधिक। अब देखिए पहला बौद्ध संगति क्या कहते हैं जो राजगीर में हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, कब, 483 ईसा पूर्व में। जबकि दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको पाटलिपुत्रा में जो हुआ था 256 में हुआ था अशोक के समय। और ये जो कश्मीर दिख रहा है कुंडलबनम में हुआ था, उस समय कनिष्क थे राजा, कौन थे, 1ली ईस्वी में। ठीक है, 1म शताब्दी ईस्वी में ये हुआ था आपको कुंडलबनम में, उस समय वहां के शासक कौन थे, कनिष्क थे। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अलंकृत किया गया था, ऐसे नवरत्न आपको अकबर के समय में भी था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब समुद्रगुप्त निम्नलिखित में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार में कौन सब थे, धनवंतरी थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, घट खरपर थे, बारामिहिर थे, छपनक थे, और उसके बाद बररुचि थे, बेताल भट्ट थे। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कहे जाते थे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है वो आपको पलासी का युद्ध में अंग्रेजों से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और उस समय अंग्रेज के तरफ से कौन था आपको बताइए, अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और क्यों हारा था? क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ क्या किया था? अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था और सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? गद्दारी किया था। तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से था, इधर सिराजुद्दौला था, और मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। इतना याद रखना है आपको। 74 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। सही था। 1857 के विद्रोह के बाद ऐसा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ये बिल्कुल नहीं था, ये गलत है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक पे किसी तरह का आघात नहीं किया था। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया, ये गलत है। उन्होंने उस जमींदारों की रक्षा की नीति को उन्होंने अभी भी बनाए रखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कौन सा परिणाम था? सिर्फ 1 नंबर हो जाएगा। 74 का 1 नंबर हो जाएगा। 75 नंबर, वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे है? कोच्चि केरल में। कहाँ पे? कोच्चि केरल में है। वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह सबसे पहले पहुंचे थे। उस समय जो था राजा कौन था? जमेरिन था। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उस समय राजा कौन था? जमेरिन था। और क्या कहते हैं, जब सबसे पहले वो पहुंचे थे तो उस समय 1498 ईस्वी था। और सेकेंड बार जब आए तो उस समय क्या था? 1502 था। और थर्ड बार भी हुआ है तो उस समय था 1524 ईस्वी था। और यही था तीसरी बार जब आए तो उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कोच्चि केरल में उन्हें दफनाया गया, वहीं पर उसका मकबरा मिला है। रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, जूनागढ़ का किला कर्नाटक। नहीं, जूनागढ़ का किला जो है कहाँ पे? आपको राजस्थान में, राजस्थान में। जूनागढ़ का किला कहाँ? राजस्थान में। मेहरगढ़ का किला राजस्थान। सही है। तो आंसर कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्यों? यहाँ कर्नाटक दे दिया। आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। ये विद्रोह जो है उड़ीसा, पाइका का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था आपको। ये 1817 से 1825 तक चला था। रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इससे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन सा महीना हो जाता है? 9वां महीना हो जाता है। 9वां महीना हो जाता है। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका को क्या कहा जाता है? रोशनी का पर्व कहा जाता है। बाइबिल में कितने नियम है? तो बाइबिल में 2 नियम है। कितने नियम है बाइबिल में? 2 नियम है। एक पुरानी टेस्टामेंट, एक नई टेस्टामेंट। 82 नंबर, इस्लाम डैश में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो इस्लाम जो है ये 622 ईस्वी में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 7वीं शताब्दी। ए नंबर, 82 का ए नंबर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। तिरासी नंबर, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च कहा जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में है? ये आपको गुवाहाटी में स्थित है। और भारत में जो सबसे प्राचीन चर्च है वो कहाँ पे है? आपको केरल में है। कहाँ पे? केरल में। ये आपको सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल में है। ये 52 ईस्वी में बना था। सेंट थॉमस द्वारा ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सेंट थॉमस के द्वारा स्थापित किया था 52 ईस्वी में। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन। उपयुक्त में से क्या हो गया? एक से अधिक सही होगा। सारा का सारा क्या था? सही है। सारी पुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? तो ये सारी पुत्र प्रकरण जो है आपको किसकी रचना है?
ना ही नागार्जुन की, वसुमित्र नहीं, नागसेन नहीं, क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा। तो है किसकी रचना ये आपको अश्वघोष की रचना है, किसकी अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की, आंसर ई हो जाएगा। सुशर्मन मगध शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मन जो है आपको ये कण्व वंश का था, कण्व वंश का था, सुशर्मन कण्व वंश का था। ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। कश्मीर के इतिहास को बताने वाले राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो कल्हण भी थे, जोनाराजा भी थे और श्रीवर भी थे। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। सबसे पहले किसने किया था? कल्हण ने राजतरंगिणी शीर्षक पे अपनी रचना दी थी। दूसरे नंबर पे सबसे पहले बार तो वही हो गया कल्हण। सेकेंड नंबर पे जो उसका हुआ था 1149 ईस्वी से स्टार्ट किया था जोना राजा ने, और उसके बाद श्रीधर ने 1459 ईस्वी में इसका शीर्षक पे कुछ लिखा था आगे का। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, जैसे कि अपने यहाँ क्या था पाल वंश था, तो उसी समकालीन था गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब था? तो डेमेट्रियस का जो शासनकाल है वो द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में हुआ था। एक्चुअली में ये 185 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व में था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय शताब्दी के आरंभिक चरण में था। परांतक प्रथम दक्षिण भारत में से किस राजवंश का शासक था? तो ये आपको चोल वंश का तीसरा शासक था, चोल वंश का तीसरा शासक था। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए? चोल वंश स्थापना बताइए। तो ये हो जाएगा आपको विजयालय, चोल वंश विजयालय ये स्थापना किया था। इस राजवंश की प्रथम राजा था। और उसके बाद आपको कौन हो गया? आदित्य चोल। और तीसरे नंबर पे आपको कौन आ गए थे? ये परांतक प्रथम। कारकेट वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? तो ये कारकेट जो था आपको कश्मीर पे शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो आपको अनंत वर्मन चोड़ ने कराया था। किसने? अनंत वर्मन चोड़। किस वंश का था? ये गंग वंश का था, गंग वंश का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं है अनंत वर्मन। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का निर्माण इनमें से किस शासक ने कराया था? ये अकबर ने कराया था। और शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ये करवाया गया था। और 1571 में उन्होंने अकबर ने इसे अपनी राजधानी भी घोषित किया था। अल बरूनी कब भारत आया? तो अल बरूनी जो है आपको 11 सदी के पूर्वार्ध में वो भारत आया था। मोहम्मद गजनवी जो था उसी के साथ ये भारत आया था। इसकी किताब का क्या नाम है? किताब उल हिंद, किताब अल हिंद, किताब अल हिंद इसकी किताब का नाम था। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में सही क्रम व्यवस्थित। तो सबसे इसका संगम होता है, सुलुभ होता है, तुलुभ होता है, आर्यविडु होता है। यही है संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और आर्यविडु वंश होता है। स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार में निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों के पहले से बाद के क्रम को सजाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, अनुशीलन समिति का गठन सबसे पहले 1 नंबर पे हुआ था। दूसरे नंबर पे आपको पटना युवक संघ का, और तीसरे नंबर पे आपको हुआ था पाटलिपुत्रा युवक संघ का। तो अनुशीलन समिति जो है आपको सचिंद्र सन्याल के समय 1913 में हो गया था, 1913 में। और ये 1927 में हुआ था पटना युवक संघ, और ये 1929 में हुआ था, ठीक है।
तो 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1, ये सी नंबर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का सही तथ्य का पहचान कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दी, हाँ उनका आखिरी समय चल रहा था एग्जाम का, उन्होंने उसे एग्जाम को ही छोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल क्या है? ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। 100 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फॉर्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो CR फॉर्मूला जो है आपको 1944 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। CR फॉर्मूला कब किया गया था? 1944 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया था कि जो भी भारत अगर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाना चाहिए। विश्व युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नागरिक जनमत द्वारा यह तय करेंगे कि उन्हें भारत संघ में रहना है या नहीं रहना है। यदि दो राज्य भारत पाकिस्तान के निर्माण का निश्चय ही हो जाए कि अगर वो दो राज्य बनना ही है, तो क्या किया जाए कि दोनों राज्यों की रक्षा, यातायात जैसी समान हितों के संबंध पर एक समझौता कर लेना चाहिए। इस योजना उस समय पूर्णतः कार्यक्रम में परिणत हो जाएगी जब तक भारत पूर्ण स्वतंत्र होने की घोषणा की जाए। लेकिन क्या हुआ कि अली जिन्ना ने इसे नकार दिया। 101, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार के बकास्त भूमि आंदोलन को संगठित किया था? तो ये हो जाता 1937-38 में। बकास्त भूमि क्या था कि समान रूप से बकास्त भूमि इसे कहते हैं जिसे जमींदारों ने किसानों से हड़प लिया। जमींदार क्या कि किसान से हड़प, उसी को क्या कहते हैं? बकास्त भूमि कहते हैं। अब बकास्त भूमि आंदोलन जो आपको बड़ियाटाल में कार्यानंदन शर्मा ने किया था, छपरा में आपको राहुल संकृत्यानंद ने किया था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ये स्पेन द्वारा क्या हुआ था? वित्त पोषित किया गया था 1492 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की थी? तो टर्की के साथ सेवर्स की संधि की थी। और इसमें क्या था आपको? इसमें मिस्र, सूडान, साइप्रस, मोरक्को, ट्यूनेशिया, अरब, सीरिया तथा मेसोपोटामिया पे अपना अधिकार क्या करना था? इसे टर्की को छोड़ना था। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था जॉन के के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन के द्वारा किया गया था। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति जो है वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। इसमें क्या था आपको कि कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच ये युद्ध चला, जिसे यूरोपीय इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। किसने किया था? ऑरलैंडो ने किया था। केवुर बेकुवर जाने वाले के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ये आपको गुरमीत सिंह ने लिया था। गुरमीत, ठीक है, गुरमीत सिंह। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुईस 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुईस 16वां। जर्मनी के एकीकरण का वास्तविककार कौन था जो रक्त एवं लोह नीति पर विश्वास रखता था? ओटो वन बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? ओटो वन बिस्मार्क। इस तरह से क्या है 110 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का समाप्त हुआ। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटी को उठाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ही ज़्यादा बच्चों का रहता है। यहाँ आपको भूगोल दिया हुआ है, अगर आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो मैं भूगोल में बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, राज व्यवस्था।
राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? सूची किसमें शामिल हो सकता है? एक तो सूची जो होता है 3 भागों में बटा हुआ, राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राष्ट्र सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। संघ सूची पर संघ केंद्र सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बना सकता है। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का बात किया जा रहा है, तो मोदी जी का भी स्वच्छता है और नीतीश कुमार का अपना स्वच्छता है। ठीक है, मोदी जी का भी जन स्वास्थ्य है, जैसे एम्स क्या है? केंद्र सरकार का है। अब बिहार में पीएमसीएच क्या है? राज्य सरकार का है। तो राज्य सूची ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य सूची। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का ही विषय है, राज्य सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। इसलिए ऐसे ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जैसे एम्स है ना, दरभंगा में एम्स बन रहा है, जमीन कौन दे रहा है? बिहार सरकार ही जमीन दे रहा है। ठीक है, तो ये राज्य सूची के विषय पर कानून अगर कोई बनाना है तो राज्य सरकार ही बनाती है, और जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें है? राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। 112 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो आपको हो जाता है वो कर्नाटक में आपको क्या है? विधान परिषद है, तो आंसर बी हो जाता है। और कहाँ कहाँ विधान परिषद है? बिहार में आपको हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको है, आंध्र प्रदेश में है, आपको तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सब में आपको क्या है कि विधान परिषद है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब वास्तविक प्रमुख जब बोला जाता है, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, गोवा नहीं है। गोवा जो है आपको वो क्या कहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा से गोवा को प्राप्त है, और ये जो है आपको 1987 में 25वां राज्य बना था। कब बना था? 1987 में ये भारत का 25वां राज्य बना था। भारत का 25वां राज्य बना था। निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? तो भारत देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो है इसके थ्रू क्या है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 भी क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, अरे फिर मैं 44 बता दिया था, सॉरी 44 नहीं 42 होता, टंग मिस ऑफ टंग हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा कि सर गलत बता रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे है? पहले तो हो गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में अब पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि समानता का अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता के विरुद्ध अधिकार, तो आंसर क्या हो जाता है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी इसी के अंतर्गत आती है। आपको कहीं भी आप घूम सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। 119 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया था? प्रस्तुत किया गया था। उसी समय 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? ये पारित हो गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है?
तो भारत में संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अब भाषा किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया, अब प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा आंसर। कहे कि जर्मनी, जापान, इंग्लैंड लिखा हुआ नहीं होगा। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश, यूपी के पास कितना है? 80। महाराष्ट्र के पास आपको कितना है? 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास कितना है? 42। अब बिहार के पास कितना है? 40। तो महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, आंसर यही हो जाएगा। 122 नंबर पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई जो है, कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय जो अस्तित्व में आया वो क्या लिखा? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1952। कोई भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों कि ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1889 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो ये कौन सा आपको? दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले रंग भेद पर किसने आंदोलन किया था? तो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो ये कितना हो जाता है? 27%। 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय और आत्मा कहलाता है? संविधान का हृदय और आत्मा जो कहलाता है ये आपको कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 ये आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही क्या बताया था? संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। इसके बिना संविधान क्या हो जाता है? मृत प्राय हो जाता है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या हो जाता है? आंसर इसका ई हो जाता है। ये सब जो है जैसे अनुच्छेद 32 हो गया, तो ये तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया, सब यूज कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार देश का और विदेश का दोनों कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तो सबकी हो सकती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी अपनी स्वतंत्रता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं जा रहा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो आंसर ई हो जाएगा। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। पावर शेयरिंग, सत्ता विभिन्न स्तर पर सरकार के बीच साझा की जाती है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि सत्ता जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सही बात है। आपको इसीलिए तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची बनाया गया है। तो सब अपना अपना क्या कर सकता है? अलग कानून बना सकता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बनाया गया। तो सब जगह पावर क्या है? शेयरिंग किया गया है। 1980 में देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन की स्वतंत्रता प्राप्त की। किसने प्राप्त की? श्वेत अल्पसंख्यक शासक ने स्वतंत्रता प्राप्त की। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हो जाएगा इसका आंसर। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 30 हो गया। 31 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है
कि निर्वाचित राष्ट्रपति की क्या हो जाएगा, पर हमारा राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाता है। प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति। ग्राम सभा का एक सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष होना चाहिए। 133 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिल के ही क्या बनाते हैं? भारतीय संसद बनाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है? तो ये क्या हो जाता है आपको? अनुच्छेद 324 में यह वर्णित है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ग्राम सभा तो है नहीं इसमें कहीं भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य कार्यकाल जो 5 साल का होता है, अगर उससे पहले ही अगर चुनाव हो जाए उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं, मध्यावधि चुनाव कहते हैं। भारत का राजधर्म क्या है? ना हिंदू है, ना जैन है, ना बौद्ध है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया? किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी। तो कौन सा, क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ये जो है सी नंबर, हरियाणा विकास पार्टी, वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा, इससे पहले भी क्वेश्चन आया, क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32। देखिए यहाँ पे था अनुच्छेद 32 आपको। अच्छा, पिछले अथी में था अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये तो हो गया। हम लोग इधर आते हैं। किसने लिखा था कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने लिखा था कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? हॉब्स ने। किसने लिखा? हॉब्स ने। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसे सभी जगह वो बंधन में रहता है? ये किसने बताया था स्टेटमेंट? रूसो ने। किसने बताया था? रूसो ने। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? राज्यपाल द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय किए जा सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यकों का शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। ये सबसे उपयुक्त है। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? पंचायती राज को प्रबल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को प्रबल प्रदान करना, शहरी संस्था तो होगा नहीं, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो तो पंचायती राज को क्या हो जाएगा? बल प्रदान करना हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में सभापति कौन करता है? अनुच्छेद 108 के तहत कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन को किया गया था? तो ये क्या हो जाता है? 1973 ईस्वी को किया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस तरह से आपका ये पहला सेट समाप्त हुआ। जिनको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी करवाना है जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेट 2 पे जाऊंगा। आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, अगर तेज में पढ़ा रहा हूँ या स्लो बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।